खबरें अभी तक की बेहद ही खास पेशकश एमएलए हो तो ऐसा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनामिका पांडे और मैं हूं मनोराज। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल आर्य जी, जो इस कार्यक्रम में एक विश्लेषक और जज की भूमिका में है। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मनु। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, लिहाजा यहाँ विधायक और सांसद जनता ही चुनती है और फिर बनती है सरकार। लेकिन मौजूदा राजनीतिक ताने बाने में चंद वोटों के लिए राजनेताओं ने हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए जनता को जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्मवाद जैसे कई वर्गों में बांट दिया है। और ऐसे में सबसे बड़ी जरूरत है मौजूदा सियासी तंत्र को बदलने की, और ये तभी संभव है जब नेतृत्व बदले, स्वच्छ छवि के बेदाग और कुशल नेता सामने आए। एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम ऐसी ही एक कोशिश है जिसकी सफलता जनता की भागीदारी से ही मुमकिन है। सूबे के तमाम हलकों में बेहतर नेता का चयन और जिम्मेदार विधायक तलाशना ही इस कार्यक्रम का मकसद है। इस कार्यक्रम के जरिए 2 चरणों में एमएलए के बेहतर विकल्प तलाशे जाते हैं। पहले चरण में उम्मीदवारों की प्रोफाइल 11 मापदंडों पर आंकी जाती है, जबकि दूसरे राउंड में पहुंचने वाले टॉप 6 उम्मीदवारों को गुजरना होता है जूरी की कसौटी से, और जिसके बाद सबसे ज्यादा अंक हासिल करने वाला उम्मीदवार कहलाता है। एमएलए हो तो ऐसा। अनिल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिल जी, एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम के एक बेहद ही अहम हिस्सा है आप। क्या लगता है इस कार्यक्रम के जरिए जो उम्मीदवार विजेता बनते हैं वो कितने सक्षम हो सकते हैं मौजूदा हालात और राजनीतिक तंत्र को बदलने के लिहाज से? अनामिका, मौजूदा दौर में राजनीति उस स्थिति में पहुंच गई है जहां एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करने की ज़रूरत है जी। हमारा जो मतदाता है, इस देश का जो युवा है, वो 65% युवा है। ऐसा युवा जिसकी 35 साल से कम उम्र है जी। और उसको सिस्टम वो चाहिए जो सिस्टम पारदर्शी हो। उसको नेता वो चाहिए जो उनकी बात को सुन सके, समझ सके, उनकी सोच के साथ सोच मिला सके जी। जो टालम टोल ना करता हो, जो कहता कुछ है और करता कुछ है, वो उसको नहीं चाहिए। उसको ऐसा नेता चाहिए, उसको ऐसी राजनीति चाहिए जो उसके भविष्य को तो अच्छा बनाए बनाए, उसके भविष्य को, उसके परिवार के फ्यूचर को, इस देश के फ्यूचर को एक स्वर्णिम देश की तरफ बढ़ा के ले सके। और वो तभी हो सकता है जब नेता अच्छा हो, उसकी सोच अच्छी हो, वो सक्षम हो, वो कर्मठ हो। वो जो आज का एक राजनीति का एक बहुत बड़ा पक्ष ऐसा है कि सड़ी गली जो सोच है जी। ऐसे लोगों से मुक्ति चाहती है आज की राजनीति। उन लोगों से मुक्ति चाहती है कि जिनको हर चीज़ में करप्शन दिखती है जी। उन लोगों से मुक्ति चाहती है कि जो राजनीति में आते ही इसलिए हैं कि अगर एक बार विधायक या मंत्री बन गए तो हमारी 7 पीढ़ियों का जुगाड़ हो जाएगा। ऐसे लोगों से मुक्ति चाहते हैं लोग। युवा ही नहीं, जनता ही मुक्ति चाहती है। जनता तक चुकी। हमारे शहीदों ने, हमारे देश के सेनानियों ने जो सपना देखा था वो राजनीति नहीं रही। हम जो कोशिश कर रहे हैं एमएलए हो तो ऐसा के जरिए, इस शो का जो कॉन्सेप्ट है, हम कैसे लोगों को आगे लेकर आना चाहते हैं। हम उन लोगों को आगे लेकर आना चाहते हैं, उन लोगों को प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि जिनकी सोच सकारात्मक है, जिनकी सोच विकासात्मक है, जो चाहते हैं कि हम राजनीति को कमाई का जरिया ना बना के इसको समाज की सेवा का जरिया बनाएं। हम उस क्षेत्र के, उस प्रदेश के विकास का जरिया बनाएं कि जिस क्षेत्र में विकास की बहुत गुंजाइश है। 66 साल 67 साल के बावजूद भी अगर सारी व्यवस्थाएं वहीं की वहीं हैं, वही मूलभूत समस्याएं वहीं की वहीं हैं, वो कब बदलेंगे? जब अच्छे लोग आगे आएंगे। हमने जो कोशिश की, हमारे जो मापदंड है 10 मापदंड हमारे, वो सारे मापदंड ऐसे हैं कि उन मापदंडों पर कसने के बाद जब व्यक्ति 11वें मापदंड जो छवि और साख का है उसके लिए पहुंचता है, वो तभी पहुंचेगा, तभी आगे आएगा जब उसको उन मापदंडों पे खरा उतर लेगा। और जब 11वां मापदंड छवि और साख, इन 11 मापदंडों की कसौटी के बाद फिर अगले दिन जूरी राउंड में वो अपनी बात कहता है, अपना विजन रखता है, अपनी सोच रखता है। ये बताता है कि उस क्षेत्र की समस्याओं को कितना जानता, पहचानता, समझता है। वो बताता है कि उन समस्याओं का समाधान कैसे करेगा। वो बताता है कि विभिन्न मुद्दों पर उसकी सोच क्या है, उसका विजन क्या है, वो तार्किक ढंग से सोचता है नहीं सोचता, वो निर्णायक क्षमता रखता है कि नहीं रखता, उसका व्यक्तित्व कैसा है। इन सब कसौटियों पर कसने के बाद
कहीं वो विजेता बनता है। जब इतनी परीक्षाओं से गुजरेगा, इन कसौटियों से कसेगा, तो निश्चित तौर पे जो विजेता होगा वो तंत्र को बदलने में सक्षम होगा, इस राजनीति को बदलने में सक्षम होगा। और हम ऐसे ही राजनेता, चाहे वो पुराने स्थापित लोग हों चाहे नए लोग हों, बिल्कुल नए लोग कोरे जिन्होंने राजनीति में पहली बार कदम रखा है, उन लोगों को भी हम प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं। इसीलिए कि अच्छी सोच होगी, कर्मठ लोग होंगे, जिम्मेदार नेता आ जाएंगे, निश्चित तौर पर जो विजेता है और जो टॉप 6 में पहुंचते हैं वो भी इस तंत्र को बदलने का मादा रखते हैं और निश्चित तौर पर एक तंत्र बदलेगा। बिल्कुल, इस कार्यक्रम की तमाम प्रक्रिया काफी पारदर्शी है और लोगों का भरोसा लगातार बरकरार रखना इस पारदर्शिता का नतीजा है। बहरहाल दर्शकों को बता दें कि इस कार्यक्रम में हम उन्हीं लोगों की समीक्षा कर सकते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवेदन किया हो, लेकिन ये भी तय है कि जो उम्मीदवार इस समीक्षा में सफल होंगे उनकी कार्यकुशलता वाकई में बेहतर होगी, यानी उनमें वाकई यहाँ तक पहुँचने की काबिलियत होगी। तो चलिए, एमएलए हो तो ऐसा कि आज की कड़ी में हम रुक करते हैं सफीदो हलके का। यह इलाका अच्छी खासी राजनीतिक हैसियत रखता है। आइए रूबरू होते हैं यहाँ के वोट समीकरण, मौजूदा हालात और राजनीतिक इतिहास से। इस बार हमारी टीम निकली सफीदो हलके की ओर। किसी भी शहर को अगर जानना हो तो उसके इतिहास, राजनीतिक पहलू और जातिगत ढांचे को जानना बेहद जरूरी है। एक एक करके हम आपको इस शहर के हर पहलू से रूबरू कराएंगे। सफीदो उपमंडल में सफीदो तहसील और उप तहसील पिल्लू खेड़ा शामिल है। सफीदो तहसील में 71 गांव आते हैं। इसे पानीपत और जींद का केंद्र भी कहा जाता है। सफीदो हरियाणा का 50वां विधानसभा क्षेत्र है। अब सफीदो की जनसंख्या की बात कर लेते हैं। 2011 के आंकड़े के मुताबिक यहाँ की कुल जनसंख्या करीब 6,79,365 है, जिसमें पुरुष 3,67,323 हैं और महिलाएं 3,12,042 हैं। 2009 के आंकड़े पर नजर डालिए तो यहाँ कुल मतदाता करीब 1,55,000 हैं, जिसमें पुरुष मतदाता लगभग 95,000 हैं, तो वहीं 60,000 महिला मतदाता भी शामिल हैं। जातिगत समीकरण पर नजर डालें तो मालूम होगा 2009 के आंकड़ों के मुताबिक ये शहर जाट बाहुल्य क्षेत्र है, जो करीब 20.64% है। ब्राह्मण करीब 16.12% हैं। पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के करीब 12.9% लोग हैं। अन्य में सैनी, पंजाबी, राजपूत आते हैं, जिनकी संख्या 4.5% के करीब है। सफीदो के राजनीतिक समीकरण की बात करें तो सफीदो की जनता कभी भी एक पार्टी के पीछे नहीं रही। हर बार यहाँ अलग अलग पार्टी को जनता ने मौका दिया है। 1991 में बचन सिंह कांग्रेस से विधायक रहे। उसके बाद 1996 में रामफल निर्दलीय विधायक रहे। 2000 में रामफल इनेलो से और 2005 में बचन सिंह आर्य निर्दलीय विधायक बने। उसके बाद 2009 के विधानसभा चुनाव में इनेलो से कालीराम पटवारी ने जीत हासिल की। तो यहाँ से कालीराम पटवारी विधायक हैं। हमारा भी यही कहना है कि अगर जनता उनकी कार्यशैली से संतुष्ट है तो उन्हें फिर से चुने, लेकिन अगर जनता उन्हें जाति, एहसान, किसी दबाव या स्वार्थ की पूर्ति के लिए वोट डालती है तो जनता भी मौजूदा व्यवस्थाओं के लिए उतनी ही जिम्मेदार है जितने की नेता। अनिल जी, सफीदों का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है? मनु, सफीदो ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जी, जिसमें पानीपत और जींद दोनों जिलों के जो लोग हैं उनका इंटरेस्ट रहता है। और सफीदों में पिछली बार जो चुनाव जीते कालीराम पटवारी जी, वो इनेलो के थे। वहाँ कांग्रेस के रामकिशन बैरागी हारे। और रामकिशन बैरागी वो शख्स थे, वो कैंडिडेट थे जिनको टिकट देने के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह ने पूरा दम लगाया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको टिकट नहीं देना चाहते थे, पर चौधरी वीरेंद्र सिंह अड़ गए, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह के वो खास माने जाते हैं रामकिशन बैरागी जी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि उनकी उम्र बड़ी अधिक है, 77 में विधायक रहे, वो जोश वो पैदा नहीं कर पाए, वो वोट उनको नहीं मिल पाए। दूसरा, बच्चन सिंह आर्य 1991 में कांग्रेस के विधायक यहाँ पर रहे, मंत्री बने भजनलाल सरकार में। 2005 में निर्दलीय विधायक बने। कांग्रेस उनको टिकट न 2005 में दिया न 2009 में दिया जी। टिकट नहीं मिलती पर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय जीते 2005 में। तो जो कांग्रेस की जो वोट्स थी
उनका विभाजन वहाँ हुआ। जी। बच्चन सिंह आर्य अच्छी खासी वोट ले गए और रामकिशन बैरागी के पास ही वोट मिली, और इसका फायदा सीधा से सीधा मिला कलीराम पटवारी को। जी। वहाँ जो जाट मतदाता हैं वो कलीराम पटवारी को मिले, वहाँ रोड बरादरी की वोट भी है, कलीराम पटवारी रोड है, रोड बरादरी और जाट बरादरी की वोट उनको मिली। दूसरा व्यापारी, जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी की वोट भी कलीराम को मिली, ये उनको फायदा रहा। रामकिशन बैरागी नहीं रेस में बन पाए और वो हार गए। जी। इस बार स्थितियां भी लगभग वैसी हैं। अगर बच्चन सिंह आर्य को टिकट नहीं मिलती है तो चुनाव लड़ेंगे, टिकट मिलेगी तो कांग्रेस से, नहीं तो इंडिपेंडेंट, वो लड़ेंगे तो फिर कांग्रेस को वोट का विभाजन होगा, और फिर कांग्रेस की वोट का विभाजन होगा तो फिर विपक्ष जीत सकता है। और खासकर तब जब माहौल पूरे देश में कांग्रेस के पक्ष में नहीं चल रहा, जो सेंटीमेंट्स है लोगों के वो कांग्रेस के खिलाफ है, चाहे हरियाणा हो चाहे देश की बात हो। होगा क्या वक्त बताएगा, लेकिन हाल फिलहाल अगर हम बात करें तो सेंटीमेंट्स जो है, जो हवा जो कहते हैं रुख, वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। हाँ, अगर कांग्रेस ने किसी अच्छे कैंडिडेट को उतार दिया या ब्राह्मण को उतार दिया या किसी और ऐसे कैंडिडेट को कि जिसकी छवि भी अच्छी हो और जो टक्कर दे सके और वोटों का विभाजन रोक सके, तो निश्चित तौर पे कलीराम पटवारी को मुश्किल होगी या इनेलो को मुश्किल होगी। जींद हल्के में जो पकड़ है वो इनेलो की अधिक मानी जाती है, और वहाँ जो इश्यूज है, मुद्दे वही हैं। विपक्ष के विधायक हैं, काम विकास के हुए नहीं, लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी है, विकास के काम नहीं होंगे तो लोगों में नाराजगी होनी जाहिर है। तो निश्चित तौर पे आने वाला चुनाव कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। आने वाला चुनाव कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। मनु, चूंकि हमारा ये शो अपने अंदाज में बेहद ही खास शो है, और चूंकि पॉलिटिकल शो है, पॉलिटिकल शो के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप सियासी सुर्खियों पर चर्चा करें। अनिल जी हमारे साथ हैं ही। अनिल जी, राज्यसभा के लिए कुमारी सैलजा के नामांकन के पीछे कांग्रेस की क्या मंशा हो सकती है?